हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं सोनू शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को या जुडिशरी के स्टूडेंट्स को उनकी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में डायरेक्ट की लॉ मैन की लैंग्वेज को ले मैन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, इस सब के बारे में हम बात करते हैं। मित्रों, आज आप मेरे पास यहाँ स्क्रीन पर एक फोटो देख पा रहे होंगे, एक इमेज देख पा रहे होंगे जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जितने भी हमारे जो मंत्रीगण हैं, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो सारे के सारे हैं। इसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, होम मिनिस्टर जी हैं और भी काफ़ी सभी के सभी लगभग मंत्री हैं। इस तस्वीर को अगर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आज के टॉपिक के साथ इस तस्वीर का कुछ न कुछ लिंक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा हूँ, सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ भैया, ये कोई द क्विंट कोई ऑनलाइन वेब पोर्टल है, उसकी ये तस्वीर है। वहाँ से मैंने ली है, गूगल से डाउनलोड किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तस्वीर में जो आपको मंत्रीगण दिखाई दे रहे हैं, आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। तो ये बीच में तो हमारे प्रेसिडेंट साहब हो गए, बाकी जो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर वगैरह जितने भी हैं, इन सभी जो मंत्रियों की जो जो पूरा एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल तो कैबिनेट होती है, यानी क्या बोलते हैं हम इसको, जो जितना भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और क्योंकि ये यूनियन के हैं, सेंटर के हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके बारे में हमारा आर्टिकल 74 बात करता है। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को उनके कार्यों में सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड होंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, वो प्रधानमंत्री जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करती है, वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करती है, उसके कामों में सलाह देती है, उसकी सहायता करती है। देखिए क्या कहता है हमारा ये रहा आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 हमारा क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की सहायता और उसकी सलाह के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, यानी कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर जो होंगे उसके हेड होंगे, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शेल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। यानी क्या होगा, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। उसका क्या काम होगा, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे फिर, हु शेल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, और प्रेसिडेंट साहब उस एडवाइस के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। इसका प्रोविजन देखिए क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। यानी क्या कहता है कि प्रेसिडेंट साहब क्या हो गया, जो आर्टिकल 74 के क्लोज 1 में तो क्या कह दिया कि मैं अब सेंटर में आ जाता हूँ, क्या कह दिया कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, और वो क्या करेगी, वो प्रेसिडेंट को एड करेगी, एडवाइस करेगी उसके कामों के अंदर, और अपने जो जो भी वो एडवाइस देगी वो प्रेसिडेंट साहब उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। ध्यान रखिएगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देती है, प्रेसिडेंट साहब हमेशा उसी के अनुसार काम करते हैं, उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन प्रोविजो क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट साहब चाहे तो
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एडवाइस दी है, जो सलाह दी है, उसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और जब रिकंसिडरेशन के बाद जब दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी वो सलाह दोबारा प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दी है, तो प्रेसिडेंट साहब को उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, चाहे उसके अंदर कोई चेंज किया गया है चाहे नहीं किया गया है। ये जो हमारा प्रोविजो है, इसके ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके फुटनोट नीचे नीचे देख रहे होंगे, इसको 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। क्या किया गया है? 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। पहले उससे पहले ये प्रोविजन नहीं था, पहले सिर्फ ये ऊपर वाला ही प्रोविजन था जो क्लोज बंद वाला, और इसको भी 42nd अमेंडमेंट से इसको सब्स्टिट्यूट किया गया था। और उसके बाद जो प्रोविजो है इसको 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया। नहीं, 44th अमेंडमेंट में क्या डाल दिया गया कि प्रेसिडेंट साहब चाहे तो एक बार जो है उस एडवाइस को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है, उसको एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो रिकंसिडर होके वापस आएगी, चाहे उसके अंदर कुछ चेंज हुआ हो या ना हुआ हो, तो जो भी एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट साहब को माननी होगी, उसकी उसी के अनुसार काम करना होगा। ये हमारा आर्टिकल 74 का क्लोज 1 कहता है। अब इसका क्लोज 2 और देखते हैं क्या कहता है क्लोज 2। The question whether any and if so what advice was tendered by the minister to the president shall not be inquired into any court। यानी क्या होगा ये जो कि ऐसा कोई भी प्रश्न कि भाई मिनिस्टर ऑफ जो मिनिस्टर्स के द्वारा अगर कोई सलाह वगैरह दी गई है या नहीं दी गई है, तो उसके बारे में किसी भी कोर्ट में कोई इंक्वायरी नहीं होगी। यानी जो मिनिस्टर के द्वारा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो सलाह दी जाएगी, वो उसके बारे में किसी भी कोर्ट में किसी भी कोर्ट में किसी भी तरह की कोई भी उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी, यानी उसके ऊपर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी। ये हमारा आर्टिकल 74 था, जिसके हम दोनों क्लोज पढ़ चुके हैं। इसको बार हिंदी में और पढ़ते हैं। हिंदी में देखिए क्या कहता है, हमारी मातृभाषा में देखते हैं इसको। ये आ गया, हिंदी के अंदर भी आ गया। क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। क्लोज 1 क्या कहता है, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान यानी कि हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार काम करेगा। यानी जो राष्ट्रपति साहब होंगे वो किसकी सलाह पर काम करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, उसकी एडवाइस पर काम करेंगे। परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो क्या कहता है कि प्रोविजो क्या कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो उस एडवाइस को एक बार दोबारा फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, और जब वो रिकंसिडर होकर वापस आएगी तो उसके अनुसार राष्ट्रपति को काम करना होगा। इसका क्लोज 2 देखिए क्या कहता है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। मतलब इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी कि भाई क्या सलाह दी गई है, कैसी सलाह दी गई है, इसके बारे में किसी भी कोर्ट में कोई इंक्वायरी नहीं होगी, इसके ऊपर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होगी। ये हमारा आर्टिकल 74 था, जो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा। और आपने इस फोटो के अंदर भी देखा होगा, ध्यान से देखिए इस फोटो के अंदर, इसके अंदर लगभग जितने भी आपको मिनिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमारे बीच में तो हमारे प्रेसिडेंट साहब हो गए, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए। इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं ये सारे क्या है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्री परिषद है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 75। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में तो बता दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, और उसका काम क्या होगा? राष्ट्रपति साहब को अपनी सलाह देना, उसको सहायता देना, एड एंड एडवाइस देना। और राष्ट्रपति साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है उसके अनुसार अपना काम करेंगे। और 44th अमेंडमेंट से ये बात जोड़ दी गई कि एक बार उस एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, और जब वो दोबारा आएगी तो उसके अनुसार काम करना होगा।
अब उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कौन उन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा, कैसे वो काम करेंगे, क्या होगा उनका प्रोसीजर, क्या उनके लिए क्वालिफिकेशंस होंगी, इसके बारे में हमारा आर्टिकल 75 बात करता है। कौन सा आर्टिकल बात करता है? 75 बात करता है। क्या कहता है आर्टिकल 75? देखिए इधर, आर्टिकल 75 ये रहा आपका। देखिए ये रहा आर्टिकल 75। ये रहा आर्टिकल 75, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, जो मंत्रियों के बारे में अन्य कोई प्रोविजन। नंबर 1, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और जो दूसरे जो मिनिस्टर्स होंगे वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, उसकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। यानी जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर हैं उनको कौन अपॉइंट करेंगे? उनको हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनको किसने अपॉइंट किया? उन्होंने, उनको जो है हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने उनको अपॉइंट किया। और फिर नरेंद्र मोदी जी की सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर बाकी जितने भी मंत्री होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। पहले प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे? ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर को। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब सलाह देंगे कि सर आप इस आदमी को मंत्री बनाइए, इस आदमी को मंत्री बनाइए, इसको मंत्री बनाइए, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे जिस जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर साहब सजेस्ट करते जाएंगे, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो उनको मंत्री बनाते जाएंगे, उनको मंत्री अपॉइंट करते जाएंगे। ये हमारा क्लोज 1 कहता है। अब इसका क्लोज 1A देखिए। क्लोज 1A क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। यानी जो हमारा क्लोज 1A है, क्लोज 1 ने तो कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अब क्लोज 1A क्या कहता है कि कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कितने मंत्री हो सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे हाउस ऑफ पीपल का मतलब लोकसभा, उसमें जितने भी टोटल मेंबर हैं, जितने भी टोटल मेंबर हैं उसकी 15%, मैक्सिमम उसका 15% तक जो होंगे मेंबर्स ही हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस क्लोज को 91st अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था उससे इस क्लोज को, यानी क्लोज 1A को किससे जोड़ा गया? 91st अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ था। इसमें इसकी लिमिट फिक्स कर दी गई 15%। पहले क्या होता था कि पहले 100 मंत्री बन गए, 150 मंत्री बन गए, बड़ा मतलब सिस्टम ही बेकार था पहले, मतलब उसके अंदर कोई फिक्स लॉ ही नहीं था। तो फिर धीरे धीरे फिर इसका जो है 2003 में अमेंडमेंट कर दिया गया कि भैया पहले 10% था, फिर उसको 15% बढ़ा दिया गया। तो कि भाई 15% जो है आप मैक्सिमम मंत्री यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करते हुए 15% तक ही जो है मैक्सिमम मिनिस्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि आज हमारी लोकसभा में टोटल मेंबर 543 हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर हो गए? 543 का 15%, उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज 1A कहता है। अगला क्लोज 1B देखिए। ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी
who is disqualified for being a member of that house under paragraph 2 of 10th schedule। 10th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? हमारा ग्राउंड ऑफ डिफेक्शंस के बारे में बात करता है। इसके बराबर में आप लिख लीजिए, रीड विद 10th शेड्यूल shall also be disqualified to be appointed as a member under clause 1 for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire, or where he contests an election to either house of parliament before the expiry of such period till the date on which he is declared elected, whichever is earlier। यानी क्या कहता है, देखिए दोबारा सुनिएगा। ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करने वाला कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर, किसी भी हाउस पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर हु इज डिस्क्वालीफाइड, जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ दैट हाउस, उस मेंबर का उस हाउस का मेंबर होने से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। किसके अंडर? 10th शेड्यूल के अंदर। शेल आल्सो भी डिस्क्वालीफाइड, वो अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, यानी उसको फिर मिनिस्टर भी नहीं रखा जाएगा। मिनिस्टर होने के लिए सबसे पहले शर्त क्या होनी चाहिए कि किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए वो। अब जब वो हाउस का मेंबर ही नहीं रहा तो उसको मिनिस्टर कैसे रख सकते हैं? अंडर क्लोज 1 फॉर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिस्क्वालिफिकेशन, कितने पीरियड के लिए? जिस पीरियड से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, जिस डेट से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है, टिल द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ हिज ऑफिस सच एज सच मेंबर वुड एक्सपायर, तब तक के लिए, उस डेट जिस डेट को उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है उससे लेकर के जब उसका मेंबर का जो ऑफिस है उसकी जो वो टर्म है वो एक्सपायर होती तब तक, या फिर वो कोई इलेक्शन लड़ता है बीच में, इन बिटवीन वो कोई इलेक्शन लड़ता है तब तक, जो भी जल्दी हो तब तक के लिए उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। यानी हमारा जो क्लोज 1B है वो क्या कहता है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर होने से 10th शेड्यूल के अंदर, तो वो क्लोज 1 जो 75 का क्लोज 1 के अंदर अगर वो मिनिस्टर है तो मिनिस्टर से भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि जब वो किसी हाउस का मेंबर ही नहीं रहेगा तो फिर मिनिस्टर कैसे होगा? फिर मिनिस्टर होने के लिए सबसे पहली शर्त तो ये कि किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए। तो जब वो हाउस का मेंबर ही नहीं रहा, राज्यसभा का, लोकसभा किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रहा, तो इसको मिनिस्टर भी नहीं रह सकता वो, तो वो डिस्क्वालीफाई अपने आप हो जाएगा। और कितने पीरियड के लिए? जिस दिन से उसको डिस्क्वालीफाई किया तब से लेकर के या तो उसकी ऑफिस की टर्म एक्सपायर हो जाए, पूरी हो जाए, या फिर वो जो है इलेक्शन कंटेस्ट करके इलेक्शन लड़के दोबारा फिर से अपने ऑफिस में ना आ जाए, तब तक जो भी अर्लियर हो तब तक हो जाएगा। अब इसका देखते हैं क्लोज 2। क्लोज 2 क्या कहता है? द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जो हमारा क्लोज 2 है वो क्या कहता है? वो मिनिस्टर के टर्म ऑफ ऑफिस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मिनिस्टर है उसके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात करता है। कितनी टर्म होगी? ध्यान रखिएगा, मेंबर के हाउस ऑफ मेंबर, किसी भी हाउस का मेंबर के टर्म के बारे में बात नहीं कर रहा है क्लोज 2। ये मिनिस्टर जो मंत्री जो है उसकी टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात करता है। तो यानी वो कब तक होगा? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या ड्यूरिंग प्रेसिडेंट के प्लेजर, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो व्यक्ति जो होगा वो अपनी मंत्री की पोस्ट पर बना रहेगा। राष्ट्रपति चाहे तो उसको मंत्री पद से हटा भी सकते हैं, ठीक है। वो ध्यान रखिएगा, ये जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर जो काम होते हैं ना, अभी राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होते हैं, ध्यान रखिएगा इन प्रैक्टिकल प्रेसिडेंट जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही बात करते हैं, काम करते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया कि भाई वो अपनी पोस्ट पर बना रहेगा कब तक? ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो कोई भी काम प्रेसिडेंट जो है प्रैक्टिकली अपने आप नहीं करते, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करते हैं। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब चाहेगी, प्रेसिडेंट साहब को कह देगी साहब ये मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसको हटाओ, इसके मंत्री पोस्ट से इसको हटाओ, तो राष्ट्रपति उसको हटा देंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए आज कोई मंत्री है, मान लीजिए भाई कोई बुरा मत मानना भाई, मान लीजिए गृह मंत्री है या कोई वित्त मंत्री है, किसी के खिलाफ कोई शिकायत आ जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि सही ये मंत्री सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको हटाइए, तो प्रेसिडेंट साहब उनको हटा देंगे। ये बात ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, कोई बुरा मत मान जाना इसके ऊपर।
वैसे क्यों किसी को मंत्री पद से हटाया जाए भाई, सारे सही काम करें तो। अब अगला देखते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, सामूहिक रूप से। कलेक्टिवली का मतलब सामूहिक रूप से किसके प्रति, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है ना भाई। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि अगर कोई मंत्री जो है, किसी मंत्री के खिलाफ कोई किसी मंत्री के खिलाफ अगर लोकसभा में कोई प्रस्ताव पास हो जाए, तो ये माना जाएगा कि वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ हुआ है, जो क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, यानी एक मंत्री के काम के लिए भी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगी। पार्लियामेंट की इसका हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति ही क्यों, क्योंकि लोकसभा या जो हाउस ऑफ पीपल है उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक के द्वारा, जनरल पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए होते हैं। तो इसलिए ये बात यहाँ पर डाली गई है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल के लिए, तो उसके प्रति उसकी सामूहिक जवाबदारी होगी, सामूहिक जिम्मेदारी होगी। बिफोर ए मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ये क्या कह रहा है कि कोई भी मंत्री अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले, ऑफिस में एंटर का मतलब अपना पदभार ग्रहण करने से पहले, द प्रेसिडेंट शेल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस, जो प्रेसिडेंट साहब होंगे वो उसको अपने पोस्ट की, अपनी ऑफिस की ओथ दिलवाएंगे। किस चीज़ की, एक तो ओथ और दूसरा सिक्रेसी की, ऑफिस की और सिक्रेसी की ओथ दिलवाएंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पज इन द थर्ड शेड्यूल। ठीक है, जो कि थर्ड शेड्यूल में जो फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट साहब उसको के ऑफिस और सिक्रेसी की ओथ दिलवाएंगे। मंत्री परिषद के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरे मंत्री हो, उनको ओथ दिलवाने का काम राष्ट्रपति साहब करते हैं। और ओथ किसकी दिलाई जाती है, तो अपने ऑफिस की, कि मैं अपने पद का जो है सही रूप से डिस्चार्ज करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हो इसका होता है लॉ के हिसाब से डिस्चार्ज करूंगा। और सीक्रेसी का मतलब क्या था कि मैं अपने पद पर रहते हुए कोई भी काम जो करूंगा उसके बारे में जो है उसको उसकी जो है सीक्रेसी में बनाए रखूंगा। ये सब बातें उसको मैं दिलाई जाती है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं इसकी इसी बात का आपके लिए एक फ़ोटो लेकर के आया हूँ। ये देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर क्या करें कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलवा रहे हैं, उनकी ऑफिस की, उनकी पोस्ट की ओथ दिलवा रहे हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 75 के क्लोज 4 में दी गई है। क्लोज 4 में जो दी गई है ये ओथ, ये वही ओथ दिलवा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो अपने प्रेसिडेंट साहब किसको ओथ दिलवा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ओथ दिलवा रहे हैं। अगली जो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, कहाँ गई ये फोटो, एक सेकंड, एक मैं फोटो लेकर के आया था जिसमें प्रेसिडेंट साहब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ओथ दिलवा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है ये। ये हाँ आ गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पर अब देखिए, पहले मैंने पिछली जो फोटो में आपको दिखाया था कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब वो प्राइम मिनिस्टर को दिलवा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए हमारे प्रेसिडेंट साहब बाकी जो मंत्री हैं, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाकी मंत्री हैं, उन सबको ओथ दिलवा रहे हैं। ओथ सेम होती है चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो या किसी दूसरे मंत्री की हो, क्या उसके ऑफिस की और उसके सीक्रेसी की। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्टिकल 75 का क्लोज 4 था। अब देखते हैं क्लोज 5 क्या कहता है। ए मिनिस्टर हु for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of the period cease to be a minister। क्या कहता है कि अगर कोई मंत्री लगातार 6 महीने से किसी भी हाउस पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो वो 6 महीने कंप्लीट होते ही अपना मंत्री पद से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको छोड़ना होगा वो मंत्री पद। तो यानी इन शॉर्ट ये डायरेक्टली क्या बात करना चाहता है कि कोई भी मंत्री या मिनिस्टर बनने के लिए सबसे पहले शर्त क्या है कि भाई किसी भी हाउस का जो है मेंबर होना चाहिए, और अगर यदि कोई किसी हाउस का मेंबर नहीं है फिर भी उसे मंत्री बना लिया जाता है, मिनिस्टर बना लिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी हाउस का, संसद के किसी भी हाउस का, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, तो उसको वो मेंबर बनना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो नहीं बनता है तो फिर वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता। ये हमारा आर्टिकल 75 का क्लोज 5 है। अब देखते हैं क्लोज 6। क्लोज 6 क्या कहता है, जो सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में बात करता है। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच एज पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन। क्या होगी, जो पार्लियामेंट जो है लॉ बना करके टाइम टू टाइम डिटरमाइन करे, और अनटिल पार्लियामेंट सो डिटरमाइन, अगर जब तक पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं करती है तब तक क्या होगी, जो सेकंड शेड्यूल में शैल बी एज स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, जो कि सेकंड शेड्यूल में जो मंत्रियों की सैलरी वगैरह दी गई है उसके हिसाब से उनकी सैलरी या अलाउंसेज होगी। तो ये हमारा आर्टिकल 75 था जो हमने इंग्लिश के अंदर पढ़ लिया है। इसी को अब हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में अब देखिए क्या कहता है। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, ये रहा आर्टिकल 75, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। क्लोज नंबर 1 देखिए इसका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मतलब प्रधानमंत्री साहब हो चाहे वो दूसरे मिनिस्टर हो, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। फर्क इतना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति खुद करेंगे, और जो दूसरे मंत्री होंगे, अदर मिनिस्टर्स जो होंगे, उनकी नियुक्ति, उनकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। अब इसका क्लोज 1 कह देखिए, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी लोकसभा में जितने टोटल मेंबर हैं केवल उसके मैक्सिमम उसके 15% मेंबर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लोज के 1 है देखिए, किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरहरित का मतलब डिस्क्वालीफाई उसको कर दिया जाता है। अपनी निरर्हता यानी डिस्क्वालिफिकेशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इसमें जो भी पूर्वोत्तर हो यानी जो भी अर्लियर हो की अवधि के दौरान वो क्या होगा, वो मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी डिस्क्वालीफाइड यानी निरहरित तो होगा। यानी अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर होने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो फिर वो मंत्री भी नहीं रहेगा। ठीक है, जब तक कि उसकी जो ऑफिस है जो हाउस के मेंबर के रूप में, जब तक उसका जो टर्म कंप्लीट ना हो जाए, या फिर इन बिटवीन वो इलेक्शन लड़के दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करके दोबारा फिर से किसी भी हाउस का मेंबर ना बन जाए तब तक। उसके बाद क्लोज 2 देखिए, मंत्री जो होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति साहब जब चाहे
किसी को भी मंत्री बना सकते, किसी को भी मंत्री पद से हटा सकते हैं, बना नहीं सकते। बनाएंगे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन हटा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्लोज थर्ड, कहते हैं मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 74 और 75 दोनों ही प्री और मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा क्लोज 4 देखिए, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यानी हर मंत्री को राष्ट्रपति साहब ऑफिस की और उसकी सीक्रेसी की ओथ दिलवाएंगे। और वो ओथ का फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ, वो 3rd शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक, यानी कोई भी मिनिस्टर अगर 6 महीने तक किसी भी हाउस का, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी जैसे ही उसके 6 महीने कंप्लीट होंगे और वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो फिर वो मंत्री भी नहीं रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बना लिया जाता है और वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का बने या राज्यसभा का। उसके बाद देखिए क्लोज 6 क्या कहता है, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची यानी 2nd शेड्यूल में दिए गए हैं, यानी विनिर्दिष्ट हैं। हिंदी में मैंने इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया जाता क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इंग्लिश में जो पढ़े तभी हमने हिंदी में इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये आज हमारा जो आर्टिकल 74 और 75 जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है, ये आज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 76 जो कि हमारा अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम अटॉर्नी जनरल से आगे शुरू करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, लीगल सुपरफास्ट आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसी के साथ आज के सेशन का यहीं पर मैं अंत कर रहा हूँ। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, सुरक्षा बलों का, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कीजिए, और कोरोना का अपना वैक्सीनेशन समय पर करवाइए ताकि सरकार और प्रशासन के इस कोरोना के विरुद्ध अभियान में हम अपना योगदान दे सकें। और कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचकर रहिए, सावधानी में ही सुरक्षा है। अपना व अपनों का ख्याल रखिए, खुद भी सतर्क रहिए, दूसरों को भी कीजिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।